जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल फर्गो अकेडमी। आई एम डॉक्टर बैदुर रहमान। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोंडा स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। और सेल स्ट्रक्चर में हमने सबसे बाहर वाली जो उसकी आउटर कवरिंग है, दैट इज आउटर रैपिंग ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज सेल एनवेलप ऑफ द बैक्टीरिया, उसको डिस्कस किया था। और सेल एनवेलप में तीन चीजें आती हैं, कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल। और इनको तीनों को हमने डिस्कस किया था कि कैप्सूल कैसा है, स्लाइम कैसा है, सेल वॉल कैसी है, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम सेल वॉल से अंदर आएंगे तो क्या आएगी, सेल मेम्ब्रेन। और फिर सेल मेम्ब्रेन से अंदर आएंगे तो क्या आएगा, साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो इनके पास नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इनके पास न्यूक्लियर डेवलप नहीं होता। तो इनके पास डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होता है, वो जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो इसको हम बारी बारी आज हम डिस्कस करेंगे कि और मजीद कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बैक्टीरियल सेल के, और कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात हमें पता है कि भाई बैक्टीरिया के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होता। बैक्टीरिया के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली लाइक गोल्जी एपिटास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया के पास नहीं है। और जो न्यूक्लियस है वो भी न्यूक्लियस भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि प्रोकैरियोट है। मतलब ये कि इसके पास न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, मतलब ये कि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है जो कि डीएनए को, न्यूक्लियर मटेरियल को इनक्लोज किए हुए है। न्यूक्लियर एनवेलप के बजाय बगैर ही डीएनए सबमर्ज हुआ साइटोप्लाज्म में, तो इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते और इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है ना वो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जिस तरीके से आपने वहां पर सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 में, वो यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बड़ी थिन होती है, बारीक होती है, डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। ये सेल मेम्ब्रेन कोई प्रोटेक्शन खास नहीं दे रही होती, प्रोटेक्शन सारा कुछ काम जो है ना वो सेल वॉल का और उसके बाहर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि जो भी चीजों ने सेल से अंदर, बाहर से अंदर आना है, या चीजें जो भी चीजों ने सेल से अंदर से बाहर जाना है, वो सारी चीजों की जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है, जो डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एंडोसाइटोसिस से, फेगोसाइटोसिस से होनी है, वो सारी ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन ने करानी है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था कि जैसे लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल भी मोर और लेस वैसे ही है, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन एक डिफरेंस है बस बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में, जो कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंस है, वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, लेकिन उसके बाद साथ ही हमने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, और कुछ ना वो डब्बियां डब्बियां से छोटी सी बनाई थी, वो स्टीरोल्स बनाए थे, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बनाए थे येलो कलर के। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है या जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, उनमें स्टीरोल्स नहीं होते, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा आपने यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में बुक में क्या लिखा है, कहता है इट लाइज जस्ट बीनीथ द सेल वॉल। ऑब्वियस सी बात है, बाहर से अगर अंदर आए, स्लाइम, फिर कैप्सूल, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कहां पड़ी हुई है, सेल वॉल के नीचे, जस्ट बीनीथ। बीनीथ का मतलब है नीचे, जस्ट अंडर द सेल वॉल, अंडर द सेल वॉल के नीचे है। कैसी है, इट्स थिन एंड फ्लेक्सिबल। देखो फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड क्या है, ये रहा है कि यार ये थिन है, फ्लूइड है, इसकी कोई खास डेफिनेट शेप नहीं है, बल्कि इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, थिन है, बारीक है, बहुत नाजुक सी लेयर है। चूंकि थिन है, बारीक है, तो इट इज डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब है नाजुक। इट और डैमेज हो सकती है आसानी से। अगर ये डैमेज हो जाएगी तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अगर सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, इसका मतलब सेल ही खत्म हो गया। जब सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी, इसका मतलब साइटोप्लाज्म में सारा निकल गया, सारे सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेल में से निकल गए, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन को डेलिकेट है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज ना हो, इसलिए इसके इसके बाहर और तीन कवरिंग्स है, दैट इज सेल वॉल, कैप्सूल और स्लाइम। लेकिन सेल मेम्ब्रेन खुद से बेचारी डेलिकेट है और थिन है, वो कोई इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती स्ट्रेस को, इतना एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और कोई किसी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती सेल को, क्योंकि हल्का सा भी डैमेज हुआ तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। और अगर सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो गई, तो डैमेज हो गया सेल मेम्ब्रेन को, तो दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन में यह है कि इनके पास स्टीरोल्स नहीं होते, इनके पास सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बल्कि यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल होता है। ये करता क्या है, फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी अंदर बाहर जाने हैं, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, जो भी आइंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, जो चीजें भी सेल से सेल को अंदर आ रही हैं बाहर से एनवायरनमेंट से, या जो चीजें भी सेल के अंदर से बाहर जा रही हैं, वो इस सेल मेम्ब्रेन से गुजर के जाएंगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपोर्ट के अंदर, कि वो सिलेक्ट करती है किन चीजों को बाहर जाने देना है और किन चीजों को अंदर आने देना है। सेल वॉल का ये काम नहीं है, सेल वॉल से हर चीजें अंदर आ सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, सब टाइम से भी, कैप्सूल से भी गुजर सकती हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि रादर इस चीज को अंदर लेके आना है कि नहीं लेके आना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। दूसरी बात क्या है, एंजाइम्स। तो सम एंजाइम्स आर आल्सो
प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने रेस्पिरेशन करनी होती है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन करें चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन करें, दोनों रेस्पिरेशन करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम है वो तो साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। लेकिन जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं और जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उन्होंने जो रेस्पिरेशन करनी है तो उसके बाद आगे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है। लेकिन इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन में वैसे एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल तो नहीं होती जैसे हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, क्योंकि वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होनी है। अब इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो इनके पास जो एंजाइम्स हैं रेस्पिरेशन के वो कहां पे होंगे, वो मेम्ब्रेन्स के साथ लगे हुए होंगे। कहां पे मेम्ब्रेन के साथ लगे होंगे, एक तो सेल मेम्ब्रेन के साथ लगे होंगे, और सेल मेम्ब्रेन की ही एक प्रोजेक्शन है जिससे एक ऑर्गेनेली बनता है, इसका नाम है मीसोसोम्स, और मीसोसोम्स के पास लगे होंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्योंकि रेस्पिरेशन तो करनी है ना, उसके लिए एंजाइम्स भी चाहिए होंगे। तो कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगे रेस्पिरेशन के, कुछ एंजाइम्स जो है ना वो इधर मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए होंगे, सेल मेम्ब्रेन के साथ लगे होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को जल्दी से अगर रिकैप करें, सेल वॉल से अंदर है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, डेलिकेट है, अगर डैमेज हुआ तो डेथ हो जाएगा। इनके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, स्टीरोल्स नहीं होते जिस तरीके से यूकैरियोटिक सेल के पास होते हैं, ट्रांसपोर्टर सब्सटेंसेस को रेगुलेट करती है, और रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स इसके पास होते हैं, ठीक है। छोटी सी बात है, सेल मेम्ब्रेन आसान सा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म कह लें, क्योंकि साइटोप्लाज्म की जो कंसिस्टेंसी है वो जरा जेल लाइक होती है, जरा विस्कस होता है, इसलिए इसको हमने कह दिया मैट्रिक्स। जो भी चीज सब्सटेंसेस, जो भी सोल्यूशन, जो भी फ्लूइड लिक्विड जरा अगर जेली लाइक हो, जरा विस्कस हो, गाढ़ा हो, तो उसको हम कह देते हैं मैट्रिक्स। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड था वो भी जरा इसी तरह का था, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया। तो साइटोप्लाज्म कहां पे होगा, स्लाइम, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारे का सारा फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियोइड से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है, वो सारे का सारा जो फ्लूइड सारी तरफ है सेल के, वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो लिक्विड कंपोनेंट है, इसमें सारा पानी होता है, मोस्टली पानी होता है, और कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ जो है ना वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, और सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो भी पड़े होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, लाइक राइबोसोम्स। और इनके पास जो जो भी ऑर्गेनेलीज होंगे वो सारे कहाँ पे सबमर्ज्ड होंगे, सारे कहाँ पे सस्पेंडेड होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। इवन इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता, तो इनके अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्रोमोसोम बटेल क्रोमोसोम सबमर्ज्ड होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इसके बारे में एक बात और याद रखनी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। सेल वॉल और स्लाइम और कैप्सूल को हम इनर्ट लेयर्स ऑफ द सेल कंसीडर करते हैं, इसको हम नॉन लिविंग लेयर्स ऑफ द सेल कंसीडर करते हैं। लिविंग मैटर जो सेल का है ना वो सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जो कुछ है वो सारा लिविंग है, और सेल अपना सेल और सेल साइटोप्लाज्म ये बाहर लेयर्स क्रिएट करता है, सेल वॉल और स्लाइम कैप्सूल क्रिएट करता है। ये खुद से अपने आप को नहीं बना सकती है लेयर्स, ये लेयर्स डेड है, इनर्ट है। तो सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट विद इन इट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और सारे ऑर्गेनेलीज, दिस इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये सेल का जिंदा कंपोनेंट है, ये इनर्ट नहीं है, ये नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो बुक में क्या लिखा है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। देखो ना, अगर ये बॉक्टीरियल सेल है फॉर एग्जांपल, तो बॉक्टीरियल सेल में सेंटर में जो है ना वो न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सारी तरफ, चारों तरफ क्या है, फ्लूइड है। ये जो सारी तरफ फ्लूइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियोइड तक सारा जो फ्लूइड पड़ा है, दिस इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। क्या क्या है जी इसके पास, इट लैक्स मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेलिज। ये मैंने शुरू करने से पहले बता दिया कि बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेलिज नहीं होते। और जब हमने चैप्टर में 4 पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वहां पर भी डिटेल में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होते। तो इनके पास मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे। एक और डिफरेंस वो याद रखना है कि इनके पास साइटोस्केलेटन भी नहीं होता। तो साइटोस्केलेटन पढ़ा था ना आपने कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, वो इस तरह स्ट्रेंथ देके रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं, शेप मेंटेन करते हैं सेल की, या फिर इंटरनल सेल मूवमेंट, साइक्लोसिस कराते हैं, ये वो सारा कुछ। इनके पास साइटोस्केलेटन भी नहीं होता। तो जो डिफरेंस आपने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में याद रखना है यूकैरियोटिक सेल के साथ, सेल मेम्ब्रेन का तो याद रख लिया ना, स्टीरोल्स नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या याद रखना है, मैट्रिक्स में ये याद रखना है कि इनके पास एक तो साइटोस्केलेटन नहीं है, दूसरा मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेलिज नहीं है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, तभी तो उसका नाम रख दिया मैट्रिक्स, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जो कुछ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम्स है, और ऑर्गेनेलिज है, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाएंगे, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक पार्ट है बैक्टीरिया का, दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की क्या बात है कि अब इन बैक्टीरिया के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर डेवलप नहीं होता, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इनका जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन बॉडी है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज्ड होता है, ठीक है। और वो जो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है, फ्लोट कर रहा होता है,
वो जो रीजन है जहां पर ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, या जो क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, ये डीएनए पड़ा हुआ है बैक्टीरियल सेल का, बैक्टीरियल सेल के सेंटर में वो रीजन जहां पर ये क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि वो जो डीएनए है बैक्टीरियल सेल का उसको न्यूक्लियोइड नहीं कहते, डीएनए को कहते हैं न्यूक्लियर बॉडी। डीएनए को कहते हैं न्यूक्लियर बॉडी, या फिर डीएनए कह सकते हैं। तो नंबर 3 क्रोमेटिन बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हैं। नंबर 4 क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं। नंबर 5 क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी, ये सारी बातें, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं बैक्टीरियल डीएनए के लिए, लेकिन हमने न्यूक्लियोइड वर्ड नहीं यूज करना। जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो डीएनए है, वो जो जिस रीजन में पड़ा हुआ है सेल के अंदर सेंटर में, जिस इलाके में पड़ा हुआ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वो इलाका है जहां पर ये डीएनए और बैक्टीरियल क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, इस इलाके को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, डीएनए को तो बोल दिया हमने क्रोमोसोम, डीएनए को हमने बोल दिया न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो रीजन है, जिस रीजन में ये पड़ा हुआ है क्रोमोसोम, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो अक्सर बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि ना जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड है, डीएनए न्यूक्लियोइड नहीं है। जो डीएनए बैक्टीरिया का वो एक ही लंबा सारा डीएनए होता है जो कि कॉइल हुआ होता है, और कॉइल होकर फोल्ड हुआ होता है, छोटी सी जगह में पैक हुआ होता है। असल में एक लंबा खासा लंबा डीएनए, और जो डीएनए होता है वो पता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो लड़ियां होती हैं डीएनए की जो कि रन कर रही होती हैं, जो कि आपने पढ़ा था। ठीक है, दैट आर हेलिकली कॉइल्ड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डीएनए डुप्लेक्स। तो डीएनए के पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, और फोल्ड हुआ हुआ है, और फोल्ड होने के बाद सेल के सेंटर में आके पैक हुआ हुआ है सारे का सारा। तो ये जो ये डीएनए है ये एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। चूंकि बैक्टीरियल सेल के पास एक ही क्रोमोसोम है, इसलिए हम इसको बैक्टीरियल सेल को कहते हैं कि दे आर हैप्लॉइड। बैक्टीरियल सेल्स क्या है? हैप्लॉइड, क्योंकि इनके जो डीएनए है, जो न्यूक्लियोइड है, उसमें कितने क्रोमोसोम है? एक ही क्रोमोसोम है, इसलिए बैक्टीरियल सेल कैन बी रिगार्डेड एज हैप्लॉइड। एक ही क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम को क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डीएनए डीएनए का जो उसको क्रोमेटिन कहते हैं ना, जो क्रोमोसोम मिलकर बनाता है उसको कहते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हैं, क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर बॉडी भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियर बॉडी। ठीक है, और वो रीजन जहां पर ये पड़ा हुआ है उस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ऑइड का मतलब होता है लाइक, बार बार मैंने आपको बताया, ऑइड का मतलब होता है लाइक, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस की तरह का है यार, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की तरह का इलाका है जहां पर डीएनए पड़ा हुआ है, इस जगह को बोलेंगे न्यूक्लियोइड। समझ में आ गई बात? बुक वाला क्या लिखता है, कहता है बैक्टीरिया के पास डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स, यूनिक क्रोमोसोम्स नहीं होते वैसे जैसे हम बनाते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स नहीं होते बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया के पास डीएनए के इर्द गिर्द रैप करने के लिए कोई न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं होता। बैक्टीरिया का यूकेरियोटिक सेल से क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोइड का, कि ना तो न्यूक्लियर एनवेलप है ना ही डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स है। तो न्यूक्लियर मटेरियल कैसा है? न्यूक्लियर मटेरियल इज अ सिंगल, एक ही है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल एक ही है, सर्कुलर। ऑब्वियस ही बात है, वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर सर्कल हुआ होता है। ठीक है, सर्कुलर, सिंगल एक ही है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। ठीक है, इज अ सिंगल, एक ही है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए का मॉलिक्यूल है बड़ा सारा, वो लंबा सारा है, लेंथ में काफी सारा लंबा है, लेकिन वो फोल्ड होके क्वाइल होके छोटी सी जगह में पैक हुआ हुआ है। इट एग्रीगेट्स, ये गुच्छा बना लेता है, एज एन इररेगुलर शेप्ड डेंस एरिया, सेल के सेंटर में एक इररेगुलर शेप्ड, रेगुलर तो नहीं ना है, कोई ऐसे ही जा रहा है, कभी कहीं आ रहा है, कभी कहीं जा रहा है, इररेगुलर शेप्ड डेंस गाढ़ा एरिया बना लेता है। कहां पे? नियर द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में। दिस रीजन, दिस एन इररेगुलर शेप्ड डेंस एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा दिस इररेगुलर शेप्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, वो कह रहा है कि जो ये डीएनए का न्यूक्लियोइड है, ये कैसा है? ये सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कैसे होता है? इट एग्रीगेट्स, ये जमा हो जाता है, गुच्छा बना लेता है। कहां पर? कैसे? एज एन इररेगुलर शेप्ड डेंस एरिया, एक खास सेल के सेंटर में एक इररेगुलर शेप्ड एरिया में ये गुच्छा हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेट कर जाता है नियर द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में। दिस एरिया, दिस इररेगुलर शेप्ड डेंस एरिया और दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस इलाके को जिसमें ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, इस इलाके को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ठीक हो गया? तो कैसा है जी न्यूक्लियोइड? इट एग्रीगेट्स एज एन इररेगुलर शेप्ड डेंस एरिया नियर द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड, ये जो न्यूक्लियोइड रीजन है, ठीक है, और जो इसका बैक्टीरियल क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन बॉडी है, न्यूक्लियर मटेरियल कैसा है? ये एक्सट्रीमली लॉन्ग, लंबा सारा है, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए लंबा है, लेकिन क्या करता है? टाइटली फोल्डेड, कॉइल हुआ हुआ है एक दूसरे के ऊपर, डीएनए का स्ट्रैंड, और फोल्ड होने के बाद छोटी सी जगह में पैक हुआ हुआ है। और चूंकि एक ही क्रोमोसोम है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इट इज हैप्लॉइड, बैक्टीरियल सेल्स आर हैप्लॉइड। और ये जो ये है हमारा डिस्क्रीट क्रोमोसोम जो इन्होंने बनाया है, उस क्रोमोसोम का दूसरा नाम है न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी, डीएनए, या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड नहीं कहना,
ये कहना है कि ये जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर बॉडी है या क्रोमेटिन बॉडी है, और वो इलाका, वो डेंस एरिया, इरेगुलर शेप्ड एरिया जो कि सेंटर में सेल में पड़ा हुआ है, जहां पर ये क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियर बॉडी पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक हो गया। तो न्यूक्लियोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना छोटा भी नहीं है, इतना लंबा भी नहीं है। तो कभी कभी इसमें से शॉर्ट आ जाता है डिफाइन न्यूक्लियोइड, ये क्रोमोसोम के बारे में पूछ लिया जाता है, कितने हैं, हैप्लॉइड है, क्या है, इसके दूसरे नाम कौन से हैं, कैसा है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। एक आधी बारी ये लॉन्ग में भी आया हुआ है दूसरे बोर्ड में, छोटा सा 4 नंबर का न्यूक्लियोइड, फिर बच्चे कहते हैं सर आपको पता है क्या हो गया, सर को पता है क्या आ गया, ये आ गया सर लॉन्ग में। तो कुछ भी आ सकता है भाई, जब इसमें से लॉन्ग आना है चैप्टर में से, तो छोटा है या बड़ा है, कुछ भी लॉन्ग आ सकता है। तो न्यूक्लियोइड भी एक बार लॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। दे आर टाइनी ग्रैनुलर सब्सटेंसेस, स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है ना, वो या तो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे होते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नहीं, तो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स कहाँ होंगे, या तो डिस्पर्स हुए होंगे साइटोप्लाज्म में, या फिर दे विल अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए होंगे। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, वही कोई काम जहां पे जो बैक्टीरिया का जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का काम था, बैक्टीरिया में भी वही काम है, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, मैसेंजर आरएनए इनके पास आता है और फिर ये मैसेंजर आरएनए की लैंग्वेज को पढ़ते हैं और अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, दोनों के पास राइबोसोम हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स के मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, दे आर स्लाइटली लार्जर इन साइज एज कंपेयर्ड टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। तो वो 80s हैं और ये 70s हैं, छोटे हैं साइज में। क्या लिखा हुआ है बुक में जी, राइबोसोम्स, दे आर राइबोसोम्स आर also known as ribonucleoprotein particles because they are made up of an equal amount of RNA and proteins। तो किस चीज से मिलके बनते हैं, they are composed of RNA and proteins। कौन सा RNA, राइबोसोमल RNA। ठीक है, राइबोसोमल RNA 50% ये होता है, 50% आधा आधा। they are composed of RNA and proteins। क्या करते हैं, they are protein factories, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स पे रोल प्ले करते हैं। कहां पे होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर लूजली अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लगे होंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स इन अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर हजारों राइबोसोम्स होंगे, जितने डिपेंड करता है उसने कितनी प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, ज्यादा राइबोसोम्स होंगे। अगर कम प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तो कम होंगे। और ये कैसे होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज। साइज में कैसे हैं, छोटे हैं, कितने हैं, 70s हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन आप लिख लें ताकि आपको याद रहे। सही, तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स। ये सारी बातें ना हम पहले ही पढ़ चुके हुए थे जब हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। बस न्यूक्लियोइड की थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा थी, बाकी राइबोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में भी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी। तो थोड़ी सी बातें यहाँ से याद रखनी, इसके डिफरेंस क्या है और इसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में भी बात हुई भी है काफी, और 10th क्लास में भी जब आपने वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की थी और बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी और आपने स्टेप्स फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि जी आपने क्या करना है जी, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। आपने लिया था ना, वो वेक्टर लिया था जिसमें जिसके जरिए आपने एक जीन को, हमारी जीन को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया था, तो उसको आपने बोला था वेक्टर। तो वो वेक्टर क्या लिया था, प्लाज्मिड। और फिर प्लाज्मिड को आपने काटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल के, फिर अपनी जीन काटी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल के, फिर अपनी जीन डाल दी प्लाज्मिड के अंदर, लाइगेज बना दिया, और फिर लाइगेज डाल के और फिर वो प्लाज्मिड डाल दिया बैक्टीरिया में, और फिर बैक्टीरिया ने आपको अपनी वाली प्रोटीन बना के देना शुरू कर दिया। याद है, तो ये वही है जो वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया का, प्लाज्मिड, ये वही है। इस तरह अगर एक बैक्टीरियल सेल है, फॉर एग्जांपल ये अगर बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के पास ये अगर सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली लेयर नहीं बना रहा, सेंटर में पड़ा हुआ है इसके वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, न्यूक्लियोइड क्रोमेटिन बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल के पास ना जो ये मेन क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। इस बैक्टीरियल सेल के पास इस मेन बैक्टीरियल डीएनए के अलावा भी और कुछ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। ये जो पड़े हुए हैं ना डीएनए मॉलिक्यूल्स, दीज आर प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स हैं। ये क्या है, दे आर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक तो ये क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम के अलावा डीएनए मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा मींस उसके अलावा, उसके हट के। क्रोमोसोम जो मेन क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियर बॉडी है, जो क्रोमेटिन बॉडी है, उससे हट के और मजीद डीएनए पड़ा हुआ है, तो दे आर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डीएनए, डीएनए में से डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। ठीक है, तो व्हाट आर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड्स आर द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ठीक हो गया, तो प्लाज्मिड्स के बारे में अगर हम बात करें, प्लाज्मिड्स क्या है, दे आर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो कि बैक्टीरिया में पड़े हुए हैं।
इनका ना बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कोई जीन्स इनके पास नहीं है। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सारी जो इंपॉर्टेंट जीन्स है ना वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर है। प्लाज्मिड अगर ना भी हो तो बैक्टीरियल सेल गुजारा कर सकता है, रह सकता है। इसलिए तमाम सारे प्लाज्मिड्स के पास होता भी नहीं है, प्लाज्मिड सारे बैक्टीरियल सेल्स के पास नहीं होता, कुछ के पास होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर इनके पास ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए जीन्स नहीं है प्लाज्मिड्स के पास, तो फिर इनके पास क्या है? इनके पास ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती है, और बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए, बैक्टीरिया को हार्मफुल कंडीशन से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट जीन्स इनके पास है। हमने बार बार पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा, फार्माकोलॉजी में, और बार बार बात होती रहती है क्लास में कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है बैक्टीरिया के अंदर। तो वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है बैक्टीरिया के अंदर, उसके लिए कुछ जीन्स भी होंगी, वो जो जीन्स है ना प्लाज्मिड्स के पास है। इसके अलावा बैक्टीरिया को और क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है? हैवी मेटल्स इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उन टॉक्सिन्स के खिलाफ, हैवी मेटल्स के खिलाफ, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन्स हैं इस बैक्टीरिया के पास, जो कि प्लाज्मिड्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपने पढ़ा था पहले हमने इस चैप्टर में ही कि बैक्टीरिया के पास जो है ना वो होते हैं पिल्लाए, ठीक है, दैट आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सेक्स पिल्लाए। तो बैक्टीरिया क्या करता है? कॉन्जुगेशन। और जो कॉन्जुगेशन करेगा तो ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के पिल्लाए के साथ जब ब्रिज बनाएगा तो ये बैक्टीरियम अपना प्लाज्मिड इस दूसरे बैक्टीरियम को भी दे देगा। उससे क्या होगा, वो जो दूसरा बैक्टीरियम है उसमें भी ये प्लाज्मिड चला जाएगा, और वो वाला बैक्टीरियम भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा उस एंटीबायोटिक के खिलाफ जिसके खिलाफ ये रेजिस्टेंट है। तो जो बैक्टीरिया हैं ये अपने प्लाज्मिड्स आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ताकि जो बाकी की कॉलोनीज है, बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, जो इनके दूसरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो भी क्या हो जाए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए। जो प्लाज्मिड्स हैं, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। दे कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ऑन दैम। ठीक हो गया? बुक में क्या लिखा है? कहता है जी these are circular extra chromosomal double stranded DNA molecules self replicating। DNA is always self replicating। DNA रेप्लिकेशन करता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए था, माइटोकॉन्ड्रिया वाला सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए था, क्लोरोप्लास्ट वाला सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। जिसके पास डीएनए होगा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट किए बगैर नहीं रुकेगा। तो इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, ठीक है जी, प्लाज्मिड खुद से रेप्लिकेट करता रहेगा। बैक्टीरियल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जीन नहीं है इसके पास। फिर इसके पास क्या है? इसके पास ड्रग रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, हैवी मेटल्स रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, बीमारियों के खिलाफ बचने के लिए, हैवी मेटल से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स ऑन देम, ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स ऑन देम इनके अंदर मौजूद हैं। कौन कौन सी जीन्स इनके पास मौजूद हैं? 4 तरह की, ड्रग रेजिस्टेंट, हैवी मेटल रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स ऑन देम। इंसेक्ट्स ने कितना को नुकसान पहुंचाना है बैक्टीरिया को, इतनी को खास बात नहीं है, डिजीज इतनी को खास बात नहीं है, लेकिन ये तो दो है ना, ड्रग रेजिस्टेंट और हैवी मेटल रेजिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जीन के ऊपर मौजूद है। तो जिन बैक्टीरिया के पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होंगी, वो हमारी जोन सी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन के पास होगी, फिर वो हमारी एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया पे असर नहीं करेगी, और हमें इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए फिर मजीद शदीद और स्वेयर और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा इनको किल करने के लिए इंसान की बॉडी। तो प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। They do not contain any genes for the bacterial growth and metabolism. Rather, they have drug resistant, insect resistant, heavy metal resistant, disease resistant genes on them. ठीक हो गया? And they are used as a vector in the genetic engineering. अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है? मीजोसोम्स जो है ना वो असल में कुछ खास कोई ऑर्गेनेली अलग से इसको डिस्कवर कर दिया गया, अलग से इसको डिस्क्राइब कर दिया गया। ऑर्गेनेली असल में है क्या कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। इस तरीके से सेल के सेंटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो अंदर को आती है और अंदर आके इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेती है, कॉम्प्लेक्स सा, एक अंदर से आके इस तरह से एक बॉडी बना लेती है, दैट इज कॉल्ड मीजोसोम्स। ठीक है, इसको 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक चैपमैन था और एक हिलियर था, और बाद में फिर इसका नाम, पहले उन्होंने नाम तो कुछ और रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम फिर मीजोसोम्स रख दिया गया। और जो मीजोसोम्स हैं ये असल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है। सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन अंदर को आ गई। इन्वेजिनेशन का मतलब है अंदर को धंस जाना, और अंदर को आके सेल मेम्ब्रेन ने क्या कर लिया? सेल मेम्ब्रेन या तो वेसिकल्स बना लेगी, वेसिकल्स का मतलब होता है इस तरीके से जिस तरीके से हम वो वैक्यूल बनाते थे, फूड वैक्यूल, या फिर ये वेसिकल्स बनाने के बजाय यहाँ ट्यूब्यूल्स बना लेगी ऐसे लंबी लंबी, ठीक है, या फिर ये लमेले बना लेगी। लमेले का मतलब होता है लेयर्स, ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी, या ट्यूब्यूल बन जाएगी। ट्यूब्यूल में एक ही इस तरह से लंबी ट्यूब्यूल होगी, ठीक है, और लमेले का मतलब है डिफरेंट लेयर्स होंगी, सही। तो ये जो है ना मीजोसोम या तो इस तरह की वेसिकल होगा, या ट्यूब्यूल होगा, या लमेले होगा, तीनों भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर सेल के सेंटर में होती हैं, यहाँ पे कहीं भी और भी कहीं हो सकती हैं, सेल के सेंटर में होती हैं, कहीं भी और हो सकती हैं। और जो मीजोसोम है इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है क्योंकि ये सेल के सेंटर में है ना यहाँ पर, तो जब सेल बाइंड्रिप्शन करता है बैक्टीरियल सेल, तो फिर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर आधा इधर चला जाता है, फिर सेंटर से वो श्रिंक होता है और फिर वहां से बाइंड्रिप्शन। तो जो सेंटर से ये सेल मेम्ब्रेन पहले ही अंदर आई हुई इन्वेजिनेट हुई है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करा के बाइंड्रिप्शन में सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, ठीक है।
और चूंकि ये डीएनए यहाँ पे साथ डीएनए पड़ा होगा, यहाँ पे सेंटर में डीएनए पड़ा होगा, तो इस डीएनए के पास ही है चूंकि ये मेसोसोम्स, तो डीएनए के को रेप्लिकेट कराने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो भी मेसोसोम्स के पास होंगे। ठीक है, तो जो मेसोसोम्स हैं असल में ये क्या है, दे आर द इनवेजिनेशन ऑफ द बॉडी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर को चली गई है और सेल मेम्ब्रेन अंदर जाके या तो वेसिकल शेप बना ली है या फिर ट्यूब्यूलर शेप बना ली है या फिर लेमेले डिफरेंट लेयर्स वाली शेप बना ली है। उनके अंदर एंजाइम्स हैं और इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या किस किस चीज के लिए एंजाइम्स हैं? एक तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स है, क्योंकि साथ ही पड़ा हुआ डीएनए के लिए, तो डीएनए के साथ रेप्लिकेट करने के लिए एंजाइम्स इसके पास है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स इसके पास है। मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो उसके एंजाइम या तो सेल मेम्ब्रेन के साथ लगे होंगे या मेसोसोम के साथ लगे होंगे। तो मेसोसोम भी तो असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है जो के अंदर आई हुई है। क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किसके पास होंगे? मेसोसोम्स के पास होंगे। ठीक हो गया। और सेल डिवीजन कराने में रोल प्ले कर रही है वो कैसे? वो सेल डिवीजन कराने में इस तरह रोल प्ले कर रही है कि जब बाइनरी डिवीजन होनी है तो बटीरियल क्रोमोसोम में डुप्लीकेट होना है, तो डुप्लीकेशन के लिए भी एंजाइम इसके पास है। और फिर सेल ने सेंटर में से श्रिंक होना है, वो सेल के सेंटर में से कट ऑफ करने के लिए भी मेम्ब्रेन यहाँ तक पहले ही आई हुई है, तो उसको श्रिंक कराने में भी हेल्प करेगा। तो मेसोसोम्स जो है ना वो क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में इन्वेजिनेट हो जाएंगे और बना इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेला। इन तीन इसकी शेप्स हैं, या तो वेसिकल की फॉर्म में होगी या ट्यूब्यूल की फॉर्म में होगी या फिर लेमेला की फॉर्म में होगी। तीनों भी एक मेसोसोम के अंदर हो सकती हैं कि एक मेसोसोम के अंदर ही कुछ जो मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है वो वेसिकल की तरह की हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स की तरह की हैं और कुछ लेमेले की तरह की हैं। इनका काम क्या है, रोल क्या है, फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्वड इन डीएनए रेप्लिकेशन। इनके पास एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करेंगे एंड सेल डिवीजन में रोल प्ले करेंगे, वो मैंने बताया आपको किस तरीके से। एंड दे कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इनके पास रेस्पिरेशन कराने वाले एंजाइम्स मौजूद है। ठीक है, और चूंकि ये ऐसे बाहर को निकला ही हुआ है, बाहर को ऐसे निकला ही हुआ है, तो जो एंजाइम्स को बॉडी से बाहर, सेल से बाहर स्क्रीट आउट करना है तो वो एक्सोसेलुलर एंजाइम्स को भी बाहर रिलीज की जा सकता है। यूकैरियोटिक सेल में तो ये होता है ना कि यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी एपिरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपिरेटस होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आरईआर से एंजाइम्स बन के आते हैं एससीआर के पास, एससीआर से निकलता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वो जाता है गोल्जी के पास, गोल्जी निकाला स्क्रीटरी वेसिकल, फिर स्क्रीटरी वेसिकल सेल से बाहर एक्सोसेलुलर एंजाइम को सेल से बाहर लेके जाता है। एक्सोसेलुलर एंजाइम ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको सेल से बाहर स्क्रीट आउट करना है। ठीक है, अब इनके पास तो नहीं है ये सारा कुछ, इनके पास ना वेसिकल्स हैं, ना इनके पास लाइसोसोम, ना इनके पास गोल्जी है, ना इनके पेंडो है। तो ये क्या करेंगे, ये इन मेसोसोम्स के जरिए ही जो अपनी बॉडी से सेल एंजाइम्स जो कि राइबोसोम्स ने बनाए हैं, वो इन एक्सोसेलुलर एंजाइम्स को इन मेसोसोम्स के जरिए ही बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, एक्सोसेलुलर एंजाइम्स कौन से होंगे? जो सेल से बाहर रिलीज कर रहे हैं। बक्टीरिया ने कौन से एंजाइम सेल से बाहर रिलीज कर रहे हैं? बक्टीरिया डिकम्पोजर है, और जब वो डिकम्पोजिशन करता है तो वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम रिलीज करता है, और उसकी वजह से वो बड़े सब्सटेंसेस लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो कहां से निकलेंगे? यही मेसोसोम से निकलेंगे। ठीक है, तो मेसोसोम्स क्या है? दे आर द इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म में अंदर आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और इन्वेजिनेशन करने के बाद वेसिकल्स बना लेगी, ट्यूब्यूल्स बना लेगी, लेमेले बना लेगी। इसका क्या क्या काम है? डीएनए एप्लीकेशन में और सेल डिवीजन में रोल प्ले करेगा, एक्सोसेलुलर एंजाइम्स को एक्सपोर्ट करने में रोल प्ले करेगा, और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसके पास। ठीक हो गया। बैक्टीरिया जिस एनवायरनमेंट में रह रही है, बड़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बड़ी हर जगह कंपटीशन है। देखो ना, अब खाना तो खाना है, खाना लेने के लिए कंपटीशन होगा, तो बैक्टीरिया के पास अगर कभी ना चाहते हुए ज्यादा खाना अवेलेबल होगा और बैक्टीरिया खा लेगा ज्यादा खाना, तो क्या करे? उसको ना खाए ज्यादा खाना होगा, नहीं मुझे अभी भूख नहीं है इतनी, मैंने खाना जितना खा लिया बस उतना उतना ही मैंने खाना है। बैक्टीरिया कहेगा आने दो भाई, आने तो मैं स्टोर कर लूंगा अपनी बॉडी में, जब जरूरत पड़ेगी फिर इस्तेमाल कर लूंगा। तो बैक्टीरिया भी क्या करेगा, जो एक्सेस खाना आएगा उसकी बॉडी के अंदर, जो एक्सेस फूड आएगा उसको स्टोर कर लेगा फॉर फ्यूचर पर्पसेस, फॉर फ्यूचर यूज, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। तो वो जो बैक्टीरिया जिस तरह से स्टोर करेगा, उसके छोटे छोटे दाने हमें उसका साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे। वो जो दाने हैं छोटे छोटे, वो ग्रेन्यूल्स होंगे या स्टोरेज बॉडीज होंगी जिसमें खाना, फूड स्टोर हुआ होगा बैक्टीरिया का। उस ऑर्गेनेली का या उस स्ट्रक्चर का, सेलुलर कंपोनेंट का हमने नाम रख दिया ग्रेन्यूल्स, या फिर इनको दूसरा नाम है स्टोरेज बॉडीज। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया बड़ी कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रही है, न्यूट्रिएंट्स कम है, न्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में है, तो बैक्टीरिया क्या करेगी, जब भी मौका मिलेगा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेगी। इट विल स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल। जब भी मौका मिलेगा तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेगा बैक्टीरिया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रही है और न्यूट्रिएंट्स कम है। कौन कौन से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को, यूजफुल कंपोनेंट्स को बैक्टीरिया स्टोर कर सकता है? ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन आपको पता है ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है, सल्फर को, फैट को यानी लिपिड्स को, फॉस्फेट को। यानी ग्लाइकोजन और फैट्स दो हो गए, यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, और दो हमारे जो है ना वो एक तरह के एलिमेंट्स हो गए, एक सल्फर हो गया, दूसरा ये फॉस्फेट, एक थोड़ा कंपाउंड हो गया। ठीक है, फॉस्फेट, यानी इसमें चाहिए तो फॉस्फोरस ही है बैक्टीरिया को। फॉस्फोरस, सल्फर, ग्लाइकोजन और फैट, ये चार चीजें जो है ना बैक्टीरिया स्टोर कर लेगी अपनी बॉडी में। और क्या कुछ वेस्ट मटेरियल भी बॉडी अपने पास, बैक्टीरिया अपने पास स्टोर करेगी? हाँ, कुछ वेस्ट मटेरियल भी बॉडी अपने बैक्टीरिया अपने पास स्टोर करेगी, जो कि बाद में वो अपने बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देगा बैक्टीरिया। वो वेस्ट मटेरियल्स कौन कौन से हैं? वो वेस्ट मटेरियल्स हैं अल्कोहल, जो कि रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि रेस्पिरेशन में बने हैं। ठीक है, क्या क्या? अल्कोहल,
लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। देखो बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे तो अल्कोहल वेस्ट प्रोडक्ट होगा, अगर लैक्टिक फर्मेंटेशन करेंगे तो लैक्टिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और एसिटिक एसिड भी बीच में मेटाबॉलिज्म के दरमियान में बन जाता है। तो ये तीन जो है ना बैक्टीरिया के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैक्टीरिया एक्सक्रीट आउट करना चाहती है अपनी बॉडी से, वो उसने स्टोर किए हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो बैक्टीरिया क्या करता है जी, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रहता है, न्यूट्रिएंट्स कम है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। जब भी मौका मिलता है उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स, ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट और फॉस्फेट, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है, कौन से, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक हो गया। अब दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया को बाहर की हार्मफुल एनवायरनमेंट से और हार्मफुल एक्सटर्नल कंडीशन से बचाने के लिए ये बैक्टीरिया बनाता है, अपने इर्द गिर्द अपने अपने आप को बचाने के लिए, या कंडीशन से, हार्मफुल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। वो दो हैं, एक है स्पोर्स और एक है सिस्ट। इनके बारे में आपने स्पोर्स के बारे में पहले भी पढ़ा है जब हमने एसेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 14 में 10th क्लास में, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन में भी था। स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया कर लेते हैं, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स। इस तरीके से हमने फंजाई में भी स्पोर फॉर्मेशन देखी। स्पोर का असल मकसद क्या है, स्पोर का मकसद यह है कि जो स्पोर की इर्द गिर्द की जो दीवार है ना, वो बड़ी थिक वॉल्ड है और वो बड़ी रेजिस्टेंट है, और वो बाहर की सख्तियों का असर नहीं होने देगी बैक्टीरिया के ऊपर। जो भी स्पोर बनाएगा ऑर्गेनिज्म, उसके स्पोर को हिफाजत करेगी बाहर की सख्ती। बाहर क्या सख्तियां, तेज रोशनी, तेज लाइट, डिहाइड्रेशन, जब लाइट तेज होगी सूरज की तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, डिहाइड्रेशन हो सकती है। नंबर 3 टेम्परेचर, हीट से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना है। नंबर 4 पीएच, अगर चेंज होती है, प्लस माइनस होती है तो पीएच से। चलिए टेम्परेचर, पीएच, डिहाइड्रेशन एंड लाइट, इन चार चीजों से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना है, जो कि ये चारों चीजें जब शदीद लेवल पे होंगी तो बैक्टीरिया उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके बचाना है बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया देखेगा कि जब खाने के लिए नहीं है, कुछ भी पीने के लिए नहीं है, पानी नहीं है, डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेटेड में हो गया हूँ, ठीक है, लाइट बड़ी तेज है, टेम्परेचर बड़ा गर्म है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इससे अच्छा कि मैं मरूं, बैक्टीरिया अपने आप की इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना लेगा, एक थिक वॉल क्रिएट कर लेगा और अपना खुद डॉर्मेंट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, सो जाएगा कि मरने से बेहतर है कि मैं छुप जाऊं। और वो क्या बना लेगा, स्पोर बना लेगा। अगर तो वो स्पोर बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर बना लेता है तो उसको बोलेंगे एंडोस्पोर, और अगर वो स्पोर सेल से बाहर बना लेता है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्पोर। मतलब क्या, अगर ये एक बैक्टीरियल सेल था तो बैक्टीरियल सेल क्या करेगा कि अपने अंदर जो उसका डीएनए पड़ा हुआ है, ये डीएनए पड़ा हुआ है, सारे साइटोप्लाज्म, सारे ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया क्या करेगा कि इसके इर्द गिर्द अपने यहां पर एक थिक वॉल्ड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बना लेगा, सेल के अंदर ही बना लेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एंडोस्पोर। ठीक है। और अगर बैक्टीरिया क्या करे कि बैक्टीरिया अपने सारे सेलुलर कंपोनेंट्स को एक बाहर एक किसी स्ट्रक्चर में पैक कर दे, यहां पर सारे साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को, सारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को यहां पे ले जाए, ये सारा स्ट्रक्चर फारग करा दे और इसके इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना ले, तो ये सेल से बाहर की तरफ एक प्रोजेक्शन निकली है जिसमें एक स्पोर बन गया, थिक वॉल, इसको बोलेंगे एक्सोस्पोर। ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर अपने सेल के अंदर ही, अभी जो बैक्टीरिया के सेल है ना, इनको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का मतलब यह है कि ये सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहे, इसलिए इनको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल्स। तो अगर वेजिटेटिव सेल के अंदर बन जाएगा उसको बोलेंगे एंडोस्पोर, अगर बाहर बनेगा उसको बोलेंगे एक्सोस्पोर। ठीक है। अब देखो जरा यहां पर क्या है, स्पोर्स आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट। मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट का मतलब है वो इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है, सोया हुआ है, इनएक्टिव है, कोई ग्रोथ नहीं कर रहा, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा, कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बिल्कुल अधमुआ है, मरा हुआ है, लेकिन मरा नहीं हुआ। ठीक है। मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज प्रोड्यूस्ड एट द लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। जब सेल ग्रोथ कर गया लॉग फेज, लैग फेज, टेशरी फेज, एंड वाली फेज पे जाके जो फेज आएगी, उस फेज में जाके लेट सेल ग्रोथ के अंदर मरने से पहले बैक्टीरिया क्या करेगा, स्पोर्स बना लेगा। कहां बना लेगा, अगर तो इंटरनल टू द वेजिटेटिव सेल बना ले, वेजिटेटिव सेल के अंदर बना ले, इंटरनल टू वेजिटेटिव सेल बना ले, उसको बोलेंगे एंडोस्पोर। और अगर एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल बना ले उसको बोलेंगे एक्सोस्पोर। अगर वेजिटेटिव सेल से बाहर बना लेगा और उसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोर। ठीक हो गया। इसका फायदा क्या है, तो स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। रेजिस्टेंट का मतलब है इसको झेल लेंगे, सख्त जान है, कैसी कंडीशंस को, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एडवर्स, सख्त, गंदी, बुरी, नेगेटिव एनवायरमेंटल कंडीशंस को बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा। कौन सी, 5 कंडीशंस का नाम याद रखना है। लाइट तेज होगी, पीएच, हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन, केमिकल एजेंट्स को सर्वाइव कर लेगा। मतलब क्या है, लाइट तेज स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको बताया, पीएच, सारे बैक्टीरिया नॉर्मल पीएच पे काम कर रहे होते हैं, ऑप्टिमम पीएच होता है हर सेल का, पीएच ऊपर नीचे करेंगे बैक्टीरिया मर सकते हैं। हाई टेम्परेचर, हीट करने से बैक्टीरिया किल हो सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। डेजिकेशन, डेजिकेशन मींस डिहाइड्रेशन, डेजिकेशन मींस डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन से भी बैक्टीरिया को बचाना है, वो भी कौन बचाएगा, स्पोर्स। केमिकल एजेंट्स, जो कि केमिकल एजेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मफुल केमिकल टॉक्सिन्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, ये सारी चीजों से भी बैक्टीरिया को स्पोर्स बचा सकते हैं। ठीक है। मजेदार बात सबसे ज्यादा ये है कि हाई टेम्परेचर के खिलाफ भी बैक्टीरियल स्पोर्स जनरल रेजिस्टेंट होते हैं। हाई टेम्परेचर के खिलाफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंट। हम जो दूध लेके आते हैं बाहर से, उस दूध को हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद हम दूध जो है ना पी लेते हैं, चाय में इस्तेमाल कर लेते हैं,
तो एक टेक्निक है दूध को स्टरलाइज करने की, दैट इज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन टेक्निक आपने सुना होगा, जिसमें हम दूध को रैपिडली हीट करते हैं और रैपिडली कूल करते हैं। लुईस पास्चर ने डिस्कवर करके दी थी टेक्निक पैस्चराइजेशन। तो पैस्चराइजेशन का जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम दूध को बॉईल कर रहे हैं और मामा कर रही हैं और आराम सुकून मॉल चल रहा है, तो पैस्चराइजेशन की क्या की लोड़ सी? जब हम दूध को बॉईल करते हैं ना, तो दूध में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे मर जाते हैं। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता दूध में स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हुए, सारे बैक्टीरिया स्पोर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो नहीं कर सकते। इस तरह क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है जो टेटनस करता है, वो स्पोर प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम है जो कि फूड पॉइजनिंग करता है, वो भी स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं, अगर वो स्पोर्स बैक्टीरिया के दूध के अंदर मौजूद हुए, तो बॉईल करने से बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, लेकिन स्पोर्स नहीं मरेंगे। क्योंकि स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर के खिलाफ रेजिस्टेंट है, ठीक है। स्पोर्स नहीं मरे। तो स्पोर्स किस तरह मरेंगे? जब हम रैपिड हीटिंग और रैपिड कूलिंग करेंगे ना, फिर स्पोर्स मर जाएंगे। वो कब होगी? वो पैस्चराइजेशन में होगी। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है इसको देखना, स्पोर्स को, कि स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो स्पोर्स कैसे हैं? दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट, इनएक्टिव है। कब प्रोड्यूस होंगे? प्रोड्यूस एट द लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। जब सेल ग्रोथ करके लेट स्टेज में पहुंच जाएगा, उसमें प्रोड्यूस होंगे। अगर इंटरनल टू वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस होते हैं, इनको कहेंगे एंडोस्पोर। अगर एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस, उनको बोलेंगे एक्सोस्पोर। रेजिस्टेंट टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस के लिए खिलाफ रेजिस्टेंट है? लाइट के, पीएच के, हाई टेम्परेचर के, डेसिकेशन, केमिकल, इनको फर्क नहीं पड़ता, स्पोर्स बन गए, ठीक है। जब कंडीशंस ये वाली आई, ना साजगार हुई, तो बैक्टीरिया ने स्पोर्स बना के अपने रख लिया, ठीक है ना। और जब कंडीशन फेवरेबल होंगी, हाई टेम्परेचर नहीं रहेगा, पीएच सही हो जाएगी, लाइट सही हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की जगह पानी मिल जाएगा दोबारा से, तो जो ये स्पोर्स है दोबारा से जर्मिनेट करेंगे और नया बैक्टीरियल सेल आ जाएगा, ठीक है। द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू वेजिटेटिव सेल्स। ये नए डिवाइड करेंगे और स्पोर जर्मिनेट करेगा और स्पोर से नया बैक्टीरिया आ जाएगा जर्मिनेट करके, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया कह रहा है कि मैं मरूं क्यों? जब हालात खराब हुए हैं तो मैं मर क्यों जाऊं? मैं इनएक्टिव क्यों ना हो जाऊं? मैं सो क्यों ना जाऊं? डॉर्मेंट क्यों ना हो जाऊं? जब हालात सही होंगे दोबारा निकल आऊंगा, ठीक है ना। तो ये है स्पोर्स। सिस्ट कैसे हैं? सिस्ट भी ऐसे ही है स्पोर्स की तरह के, लेकिन सिस्ट में ना एक खास बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। एक तो ये कि ये भी सिस्ट भी डॉर्मेंट हैं, इनएक्टिव हैं, थिक वॉल्ड हैं, ये भी थिक वॉल्ड हैं, डेजिकेशन रेजिस्टेंट यानी डिहाइड्रेशन रेजिस्टेंट फॉर्म्स हैं, ये भी डेजिकेशन रेजिस्टेंट है, ये भी डेजिकेशन रेजिस्टेंट, ये भी डेजिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म्स डेवलप्स ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। ये कब बनते हैं? ये बने थे ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ में, लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ में बने थे। ये कब बनेंगे? ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। जब वेजिटेटिव सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे होंगे, जब वेजिटेटिव सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे होंगे, तो वेजिटेटिव सेल्स डिफरेंशिएट होने के टाइम पे सिस्ट बन जाएगा। वेजिटेटिव सेल्स डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है? कि जब सेल्स अपना अपना काम संभालते हैं और अपने अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, जब अपना काम संभाल रहे होते हैं, इसका मतलब बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन हो रही है सेल्स की, ठीक है। और सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अपना अपना काम संभालते जाते हैं और डिफरेंशिएशन हो जाती है। जब डिफरेंशिएशन हो रही होती है सेल्स की, तब ये सिस्ट बनती है। ये भी डॉर्मेंट है, ये भी थिक वॉल्ड है, ये भी रेजिस्टेंट, लेकिन कौन से रेजिस्टेंट है? ये डेजिकेशन रेजिस्टेंट, ठीक है। लाइट के खिलाफ रेजिस्टेंट है, हाई पीएच के केमिकल रेजिस्टेंट है नहीं, लेकिन शायद थोड़ी बहुत होंगी भी। लेकिन एक बात जो सिस्ट के बारे में याद रखनी है वो ये कि दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है। स्पोर्स वर हीट रेजिस्टेंट, गर्म कर लो, कुछ कर लो, स्पोर्स को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सिस्ट जैसे ही आप हीट करोगे सिस्ट टूट जाएगी, सिस्ट मर जाएगी, ठीक है। तो सिस्ट में और स्पोर में क्या डिफरेंस लिखोगे? इस तरह पूरा ही लिख देना है, लेकिन दो मेन जो पॉइंट्स को हाईलाइट करना है वो ये है कि जो सिस्ट एंड दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, स्पोर्स आर हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। Cysts are produced during differentiation of vegetative cells and spores are produced at the late stage of cell growth, ठीक हो गया। और जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो जर्मिनेट कर देंगे। वो दोनों में यही है, स्पोर्स में, सिस्ट में, जब भी कंडीशन फेवरेबल होगी तो नया बैक्टीरियल सेल आ जाएगा जर्मिनेट करके, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात पूछनी है नीचे कमेंट्स में पूछ लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।